5 महीने की गर्भवती के साथ में सामूहिक बलात्कार में शामिल हैं, वो लोग संस्कारी हैं। लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। क्यों लगाया? क्योंकि उनकी मानसिकता वही ब्राह्मणवादी मानसिकता है। मजबूत राष्ट्र के नहीं, एक गरीब राष्ट्र के अपनी मौज मस्ती के लिए देश को तबाह करने वाले प्रधानमंत्री हैं और कुछ नहीं, जिसे कर्तव्य का बोध नहीं है। कर्तव्य उस व्यक्ति को याद होता है जो गुलामी से मुक्त हो। अगर यह देश वाकई में मजबूत हाथ में है तो इस देश के पिछले 8 साल में 10 लाख अरबपति करोड़पति लोग इस देश को छोड़कर चले गए। गुजरात दंगों से संबंधित सारी फाइलें बंद कर दी एक झटके में आते ही पहले दिन, कि अगर उनके दामन पाक होते तो बीजेपी से डरते नहीं। उनकी भी कहीं ना कहीं फाइल खुली पड़ी होगी। ईडी का डर उन्हें भी होगा, सीबीआई का डर उन्हें भी होगा। संविधान को जिस तरह से खत्म किया जा रहा है और जो लोग इसको खत्म कर रहे हैं, इसके विषय में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आज आप जिस सभा में यहां बैठे हैं, गुड़गांव में जो हुई है, इसमें आपने देखा होगा ये सभा मैक्सिमम एडवोकेट्स जो हैं भिन्न भिन्न जिलों से जो आए हैं, हरियाणा से हैं, दिल्ली से भी हैं, उन सारे साथियों की एक ये सभा आज रही है। सो एक तो वकील समाज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना और साथ में उस जिम्मेदारी को समझते हुए इस देश के संविधान को बचाना, इसके लिए काम करना, ये आज की सभा का लक्ष्य था, उद्देश्य था। लेकिन सर कहा जा रहा है देश मजबूत हाथों में है। वो तो आप कह रहे हो या मोदी जी कहते फिरते हैं मजबूत हाथों में है। अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो मैं आपसे 2-4 सवाल पूछता हूं और सारे मीडिया वाले साथी इस बात को ध्यान से दें और दुनिया को दिखाएं भी। अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो चाइना क्यों लगातार हमें आंख दिखा रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा करता चला जा रहा है और इसके साथ साथ हमारे जो इलाके हैं उनके पास में अपनी बस्तियां बसाता चला जा रहा है। तो जो लाल आंख दिखाने वाली बात थी मोदी जी की, कहां गई अगर मजबूत हाथों में है? एक बात। दूसरी बात, अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथ में है तो इस देश के पिछले 8 साल में 10 लाख अरबपति करोड़पति लोग इस देश को छोड़कर चले गए और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। अगर देश मजबूत हाथों में तो काय को जा रहे भाई, वो भाग के यहां से, काय को दूसरे देशों में नागरिकता ले रहे। अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथों में है तो हर साल इस देश से तकरीबन 7.5 और अब लगभग 8 लाख लोग हर साल बच्चे जो है पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और वहां से 95% बच्चे कभी लौट के वापस अपने देश भारत में नहीं आते। अगर ये मजबूत हाथों में है और अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो पिछले 2 साल में देश के हालात इतने बदतर हुए हैं कि हर चीज में देश पीछे चला गया। लोकतंत्र के मामले में पीछे, भूखमरी में बुरी हालत है और अभी जो आंकड़े आए हैं पिछले 2 साल में 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से और नीचे चले गए। ये उनसे अलग है जो पहले थे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, उनसे अलग 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। और अगर देश मजबूत हाथों में है तो किसान की आमदनी दुगनी हो जानी चाहिए थी 2022 तक, वो आमदनी 35% कम हो गई। कैसे? अगर ये देश मजबूत हाथों में है तो पिछले 8 साल में मोदी सरकार से 22 करोड़ बेरोजगारों ने रोजगार मांगा, नौकरी मांगी। मात्र 7,22,000 लोगों को मोदी सरकार रोजगार दे सकी। तो अगर ये मजबूत हाथों में है तो यूं क्यों है? इसके अलावा इस देश की जीडीपी लगातार गिरती चली जा रही है। ये देश अगर मजबूत हाथों में है तो देश का निजीकरण क्यों किया जा रहा है? अपने यारों को, हम दो और हमारे दो को इस देश की तमाम संपत्ति क्यों दी जा रही है? क्या इसका संविधान में प्रावधान है? नहीं।
अगर ये देश वाकई में मजबूत हाथों में है तो इस देश में न्याय होना चाहिए, न्याय, और न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना चाहिए। और आप सब इस बात के गवाह हैं कि देश में अन्याय ही अन्याय है चारों तरफ, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। ये सारी चीजों को देखकर अब बताओ कि देश मजबूत हाथों में है या सच्चाई कुछ और है। इसमें मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारा देश इस समय अडानी और अंबानी के हाथों में है, तो अडानी और अंबानी के हाथों को हम मजबूत मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वो दोनों ही कमज़ोर व्यक्ति हैं और उनके हाथ भी कमज़ोर हैं। सर, कानून के अंतर्गत क्या सरकार में जो लोग लोकतंत्र के हित में, लोक हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, उन्हें चुनौती दी जा सकती है, उनसे इस्तीफा? देखिए, चुनौती निश्चित रूप से दी जा सकती है। इस्तीफा आप मांग सकते हैं, लोकतंत्र है, अभी तक तो मांग सकते हैं। बट बात यह है कि चुनौती आप दोगे कहां? अगर आप सरकार को चुनौती दोगे, सरकारी स्तर पर चुनौती दोगे, सरकार में चुनौती दोगे, तो किससे कहोगे जाके? वही तो सब कुछ रेड़ की निशानी है। सब तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले तो वही है। तो जो लुटेरा है, बर्बाद करने वाला है, उससे क्या कहोगे भैया आप? वो कैसे बचाएगा? एक बात। दूसरी जो जगह आती है या जहां किसी को उम्मीद हो सकती है, वो है अदालत। अदालत कैसे काम करती है इसका एक नमूना सिर्फ इसी से आप समझ जाएंगे कि वर्तमान जो चीफ जस्टिस आए हैं, आते ही गुजरात दंगों से संबंधित सारी फाइलें बंद कर दी एक झटके में, आते ही पहले दिन। तो आप अदालत से न्याय की क्या उम्मीद रख सकते हैं? इसके अलावा और थोड़ा सा बता दूं, अभी जस्टिस एनवी रमन्ना, जो इनसे पहले, इस समय जस्टिस यू ललित साहब हैं, इनसे पहले जो चीफ जस्टिस रहे हैं वो तकरीबन 1.5 साल चीफ जस्टिस रह के गए। बड़े भाषण आपने सुने होंगे उनके, कई बार कई जगह बोलते हुए सुना होगा। लेकिन उनके सामने जो केस थे, उनमें से डिसाइड कितने किए उन्होंने? जो लोगों से जुड़े हुए थे। अनुच्छेद 370 का मामला जो कि तो पढ़ा, उन्होंने छुआ भी नहीं। कितनी ही हैबियस कार्पस रिट है जो कि तो पढ़ी है, छुई भी नहीं। अदालत में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के 1 लाख कंटेम्प्ट पिटीशन पड़े हैं, 1 लाख। और उनमें से मैक्सिमम वो है जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी अदालत के आदेशों को मानते नहीं है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट पड़ी हुई है। कितने डिसाइड हुए हैं आप इससे पता अंदाजा लगाएं। दूसरा, 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, उसके विषय में रिट पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, वो पिटीशन पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। और तो छोड़ दिए, जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने पेगासस का मामला आया, और पेगासस का मामला आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी, हाई कोर्ट जजेस की जासूसी, पत्रकारों की जासूसी, वकीलों की जासूसी, सेना के अधिकारियों की जासूसी, आपके जो है जो सीबीआई के लोग हैं उनकी जासूसी, सरकार में बैठे मंत्रियों की जासूसी, पार्टी के लोगों की जासूसी, सबकी जासूसी हो रही है। और ये मसला पेगासस का सरकार जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जो है उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, नतीजा 0, 0। तो आप किससे उम्मीद करोगे? तो आपका कहना तो सही है कि इनके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, आवाज उठाई जा सकती है। बात यह है कि सुनने वाला और उसको जो है उसको फैसला देने वाला, न्याय देने वाला कौन है? कोई नहीं। इसलिए अब आवाज उठाने की बजाय सब कुछ सामने है, तो इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने की तैयारी करो, तभी कुछ बचेगा। और ये जन आंदोलन से संभव है, अन्यथा नहीं। सर, सरकार कह रही है कि भाई गुलामी की जो मानसिकता है उससे अब हमें निकलना पड़ेगा बौद्धिक तौर पर। साथ ही साथ जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो कर्तव्य पथ बनाया गया है, इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि अब राजभवन का नाम भी जो है कर्तव्य भवन कर देना चाहिए, राजस्थान का नाम बदल है कर्तव्य स्थान कर देना चाहिए, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोदी जी। मोदी जी को अडानी और अंबानी की गुलामी से अब निकल जाना चाहिए, देश के बारे में भी सोचना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ये लाखों करोड़ रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और अपनी सुविधाओं के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने आप को बादशाह या राजा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको ख़त्म करके सेंट्रल विस्टा को एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे आम आदमी जा सके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या
प्रधानमंत्री ना बैठे, आम आदमी को जगह मिलनी चाहिए वहाँ पे। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं मोदी जी। देखो, ये कर्तव्य पथ की जो बात कही है, मैं महमूद भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं। कर्तव्य उस व्यक्ति को याद होता है जो गुलामी से मुक्त हो। मोदी जी को तो अंबानी अडानी की गुलामी करने से ही फुर्सत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री किसी बिजनेसमैन का गुलाम हो जाए, उसके हिसाब से काम करे, तो उसे कर्तव्य क्या याद होगा। और क्या है कर्तव्य? 8,500 करोड़ का जहाज अपने लिए मोदी जी ने मंगवाया, मिसाइल भी उस पर असर नहीं कर सकता। और उस समय मंगवाया जब देश की जनता भूखों मर रही है। मैंने अभी आंकड़ा आपको दिया कि 23 करोड़ लोग और पिछले 2 साल में गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं। इन हालात में आप 8,500 करोड़ का जहाज मंगाते हैं और 23,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा मोदी जी की सुरक्षा पर हर साल एसपीजी का जो खर्चा होता है 600 करोड़ का बजट है। 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन, एक दिन में मोदी जी को चेहरा दिखाने के लिए विज्ञापन पर खर्च होता है। क्या कर्तव्य है मोदी जी का? भूखों को रोटी देना। मजबूत राष्ट्र के मजबूत प्रधानमंत्री हैं। मजबूत राष्ट्र के नहीं, एक गरीब राष्ट्र के अपनी मौज मस्ती के लिए देश को तबाह करने वाले प्रधानमंत्री हैं और कुछ नहीं। जिसे कर्तव्य का बोध नहीं है, कर्तव्य का कै जिसे नहीं मालूम हो, वो आदमी कर्तव्य की बात कर रहा। बड़े बड़े शब्दों से, बड़े बड़े नारों से न तो कर्तव्य पूरा होता है और न ही देश का कुछ भला होता है। जिस देश में बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हो, जिस देश में आधे से अधिक आबादी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता हो, उस देश में आप प्रधानमंत्री मौज मस्ती से रह रहा हो। मतलब सबसे बुरी स्थिति में जब देश पहुंच गया है, ये वो देश की हालत है जिस देश के 85% लोगों की 85% लोगों का हक मात्र 2% लोग दबाए बैठे हो। आप उसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी का मुखौटा बनाने के लिए देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, कितनी बड़ी पीआर एजेंसी और कितने मेकअप आर्टिस्ट। तो ये मुखौटा बनाने के लिए असली मुखौटा, असली चेहरा क्या है मोदी जी का, वो छुपाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं। आप लोगों ने सब देखा होगा ना। असली चेहरा छुपाने के लिए और नकली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च कर रहा हो, वो मजबूत हो सकता है या नहीं, हम देश की जनता पे ही छोड़ना चाहते हैं। सर, ईवीएम बैन की आपने आज बात की, यहाँ से ऐलान किया, साथ ही साथ बीजेपी ने तो 2024 के जो चुनाव है उसका ऐलान कर दिया है। जो राज्य के प्रभारी है वो नियुक्त कर दिया है अभी से ही। आप ईवीएम बैन की बात करें, उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। नहीं, निश्चित रूप देखिए, ये तो बहुत पहले कर दिया था। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जिस समय प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में गए तो उसी समय उन्होंने उनसे कह दिया था बीजेपी के विधायकों से कि भाई 2024 की तैयारी करो चुनाव की। उनकी तैयारी चल रही है। वो हमेशा 24 घंटे केवल चुनावी मोड में ही रहते हैं और कुछ उन्हें आता जाता नहीं है, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। बात यह है, मैंने जो ईवीएम की बात कही, मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा अधिकार है वो मताधिकार, वो वोट का अधिकार, उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी। आप ही करेंगे उसे। वोट हम डालते हैं लेकिन हमारी वोट लूट ली जाती है और जिस तरह से लूटी जा रही है हम सब समझ रहे हैं, फिर भी हम उस वजह को खत्म नहीं करना चाहते। रही पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, तो विपक्ष की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उन्हें मालूम नहीं है कि ईवीएम में धांधली होती है। वो क्यों नहीं बोलते हैं? तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर उनके दामन पाक होते तो बीजेपी से डरते नहीं। उनकी भी कहीं ना कहीं फाइल खुली पड़ी होगी, ईडी का डर उन्हें भी होगा, सीबीआई का डर उन्हें भी होगा, है नहीं है? और रही दूसरी और पार्टियों की बात, तो कहीं ना कहीं सबका हाल यही है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जनता की जिम्मेदारी है कि अपने वोट को बचाए, इस देश के लोकतंत्र को बचाए, इस देश के संविधान को बचाए। और ये केवल जन आंदोलन से संभव है। और ये तभी संभव है कि जन आंदोलन बनके ईवीएम का खात्मा हो और फिर बैलेट पेपर से चुनाव हो। फिर देखते हैं मोदी जी में कितना दम है। 56 इंच का सीना है या 56 मिलीमीटर भी नहीं रहा, तब पता लगेगी ना। आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि लोकतंत्र में आप इस्तीफा मांग सकते हैं। अभी तो लोकतंत्र है, इसका क्या मतलब है? नहीं, अभी तो ये है कि भी बोल सकते हैं, हम भी बोल पा रहे हैं तभी तो इतना कह पा रहे हैं, नहीं तो ये भी सब खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए आगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2024 के बाद बोलेंगे ना इस देश में चुनाव नहीं होंगे, आप लिख लेना, इस देश में चुनाव नहीं होंगे।
और इस देश की 120 करोड़ आबादी को हर तरह के अधिकार से वंचित करने का सारा प्लान है। मैं इसको समझा देता हूं तो आप और समझ लेंगे। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मैं बात कहनी भूल गया तो अब हम उसका जवाब देता हूं। 12 अगस्त का इलाहाबाद, प्रयागराज बोलते हैं आजकल उसको, इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर निकला है, डेट 12 अगस्त जहां तक मुझे ध्यान है यही है। उसमें फ्रंट पेज पे एक बात छपी है कि देश का नया संविधान बनाया जा रहा है और उसमें डिटेल में लिखी है कि जो संविधान होगा, इस संविधान में हिंदू, सुनना इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा तरीके से, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, केवल इन्हीं को मताधिकार होगा और यह संविधान मनुस्मृति पर आधारित होगा। अब जब इन चारों को देंगे आप, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों को, तो आपने मुस्लिम समाज को एक साइड में कर दिया, ईसाइयों को एक साइड में कर दिया, पारसियों को, यानी 3 समाज को आप मताधिकार न देने की बात तो खुलेआम कर रहे हैं। अब रहा, अभी से दूसरा आ जाइए, जो हिंदू की बात कर रहे हैं, अगर हम हिंदू हैं यानी SC, ST, OBC ये सारे अगर हिंदू हैं तो फिर इनको सवर्णों की तरह ही अधिकार क्यों नहीं है? जो अधिकार ब्राह्मण को है, जो अधिकार क्षत्रिय को है, जो अधिकार वैश्य यानी बनिए को है, वही अधिकार SC, ST के लोगों को क्यों नहीं है? OBC के लोगों को क्यों नहीं है? फिर उनका रिजर्वेशन क्यों खाया जा रहा? कहने के लिए SC, ST का रिजर्वेशन आज की तारीख में 22.5% है, 15% SC का, 7.5% ST का, लेकिन वर्तमान में जो प्रैक्टिकली है वो कितना है? मुश्किल से 9%। और OBC, जिस OBC की आबादी 52% है, उस अभी तो जातिगत जनगणना का जो मामला चल रहा है उसको हम साइड में कर दें, लेकिन मंडल कमीशन के हिसाब से जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 52% है। 52% में से आपने उसको रिजर्वेशन कितना दिया? 27%। और एक्चुअल में कितना है? वो है आज की तारीख में 5 से 6% पूरा, बस इतना। और आपको बता देता हूं, हायर एजुकेशन में OBC का 1% आरक्षण नहीं है। आप देखिए, जिसमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, मैडम यहां पर बैठी हैं, उसमें 93 से लेकर 94% किसका है? सवर्णों का, और मैक्सिमम उसमें ब्राह्मण है। ये रिजर्वेशन का है। इसके अलावा जो OBC की बात है और SC, ST के आरक्षण की बात है, धीरे धीरे आप इसको खत्म करते चले जा रहे हैं। 2 चीजों को समझे। नंबर 1, कहीं भी देश के संविधान में यह नहीं है कि आरक्षण 50% तक होगा, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। क्यों लगाया? क्योंकि उनकी मानसिकता वही ब्राह्मणवादी मानसिकता है, वही ऊंच नीच वाली मानसिकता है, वही भेदभाव वाली मानसिकता है। इस देश में जो लोग रह रहे हैं, तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो कहा कि जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो दो उसको उतना। लेकिन क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं है, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि 50% से ज्यादा नहीं होगा। अब दूसरा, 10% आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया। सो कितना हो गया? 50.5% पहले था, 10% ये, तो 60.5% आरक्षण हो गया। SC, ST, OBC को मिला के कितना था? 49.5। इसमें से 10% और कम कर दो, कितना रह गया? 39.5। और है प्रैक्टिकल में कितना? मात्र 9% SC, ST का और 5 से 6% उनका, इससे 15% मान लो। सो ये 85% आरक्षण कौन खा रहा है? 85%। अगर तुम हमें हिंदू कहते हो, अगर तुम हमें बराबरी से मानते हो, तो फिर ये 85% क्यों है? तुम्हारी आबादी 15% है, 15% में तुम रहो और 85% हमें दो। ईमानदारी की अगर बात है तो इसलिए जो ये कहा गया है कि हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इनको अधिकार होंगे, जो हिंदुओं में SC, ST और OBC होंगे, इनको ये क्योंकि शूद्र है उनके हिसाब से मनुस्मृति लागू है, तो मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ये सारे हैं SC, ST, OBC। सो इनको कोई अधिकार नहीं, इनको केवल अधिकार है कि ऊपर के ये तीनों हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करें। तो कहने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, क्योंकि मुसलमान से लड़ना है, मुसलमान से लड़वाना है, उनको मूर्ख बनाने के लिए पब्लिक को जानकारी है नहीं, ज्ञान है नहीं, पता है नहीं, पढ़े लिखों को पता नहीं, तो अनपढ़ को क्या होगा, उनको मूर्ख बनाने के लिए हिंदू शब्द को जोड़ दिया, ताकि सारे ये समझे कि यार हमें तो अधिकार मिल ही रहा। अबे तुम्हें शूद्र बना दिया, हिंदू बनाते उन्होंने।
मनुस्मृति लागू होते ही तुम्हारे अधिकार सारे खत्म हो गए। ये है उनकी साजिश जिसका पर्दाफाश हमें करना है। तो वो सब कहने के लिए है, जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा। और इस देश में अगर कोई संविधान विरोधी बात कर रहा है, यानी संविधान है फिर भी नए संविधान की बात कर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली से हटा के वहां पे बनारस में ले जाने की बात कर रहे हैं, और अगले साल 2023 में उन्होंने बड़ी एक सभा बुलाई है धर्म संसद, उसमें संविधान के विषय में सारी करें। क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? क्या FIR हुई? किसी को अरेस्ट किया? नहीं, क्योंकि सरकार का पूरा सपोर्ट उन्हें मालूम है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये सब कुछ होगा किसी को कोई अधिकार नहीं होगा। ये चीज है। सर आपने इसमें एक चीज मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। जो लोग इस बात को समझते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही जिद करके सबको एक अधिकार दिया, एक वोट का अधिकार सबको दिया है, वरना प्रपोजल क्या थे तब भी कि पढ़े लिखों को वोट दिया जाएगा, सबको वोट नहीं देने की ताकत नहीं दी जाएगी। वोट देने की ताकत बाबा साहब ने दिलवाई है सबको। तो ये जो लोग रिजर्वेशन नहीं दे रहे, नौकरी करने में रिजर्वेशन में चोरी कर रहे हैं, खत्म कर दिया। तो जो ताकत लेने की चीज है, वोट जो सत्ता लेने की चीज है, उसे कैसे दे देंगे? उसे कैसे दे देंगे? तो ये बात भानु जी की 100% ठीक है। 85% वोट 15% के हाथ में हो जाएगा, क्योंकि उनका वोट की हो सकता है कल ये कहें कि हमारे वोट की जो ताकत है, जो वजन है, वो बाकी लोगों के वोटों से ज़्यादा होगा। सिख लोगों के वोट की वैल्यू होगी 1, हमारे वोट की वैल्यू होगी 5, ऐसा भी तो कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं। यही तो है मनुस्मृति। तो यही होने जा रहा है। इसीलिए हमें भारत के संविधान को बचाना है, किसी भी कीमत पे बचाना है, किसी भी तरीके से बचाना है। सीधी सी बात है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जिस तरीके से नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा फ्रिंज एलिमेंट है, उसी तरीके से जिस कॉन्स्टिट्यूशन के, हिंदू राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं आनंद स्वरूप जी की, क्या गवर्नमेंट उसको फ्रिंज एलिमेंट नहीं कहेगी? तो क्यों हम फ्रिंज एलिमेंट के बारे में बात नहीं, करें? अगर वो कहती, इस बात को समझने की जरूरत है। मोदी जी को समझते हो आप? नहीं समझते। अगर मोदी जी को समझते तो सवाल नहीं करते। मोदी जी क्या करते हैं कि जहां उन्हें बोलना है उनके मुंह पे बिल्कुल टेप लग जाती है, बोलेंगे नहीं। जो बाकी लोग बोल रहे हैं वो सब मोदी ही हैं, वो मोदी की ही भाषा बोल रहे हैं। लेकिन क्यों? मोदी प्रधानमंत्री हैं और देश में संदेश ना चला जाए, मोदी ने कहा, इसलिए चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। अगर वो चाहते तो नूपुर शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई होती, अगर वो चाहते तो और जितने भी इतने इस तरह के इन्फ्रिंज एलिमेंट है सबके खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन नहीं। कहलवाएंगे किसी से, पर लक्ष्य उन्हीं का ही है, उद्देश्य उन्हीं का ही है। गिरफ्तारी हुई तो किसकी? टी-राजा की गिरफ्तारी हुई तो ए राजा? टी-राजा जो तेलंगाना वाले बीजेपी के। मैं, मेरी जानकारी में अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता। आपसे सुना है मैंने, बाकी मैं कह मैं नहीं इस सकता। बारे में जानना चाहता हूँ, कल को गवर्नमेंट अगर इनको फ्रिंज एलिमेंट कह दे तो हम इस परसेप्शन पर क्यों गुफ्तगू करें? नहीं, प्लीज। देखिए, इसका जवाब मैं ये सीधा सीधा दे सकता हूँ कि गवर्नमेंट में और भारत में फ़र्क है। गवर्नमेंट बनती है 5 साल के लिए, एक पार्टी की बनती है, उसमें फ़र्क है। ये पूरी पार्टी ही फ्रिंज एलिमेंट है, देश के संविधान की फ्रिंज एलिमेंट है ये। तो अभी तो गवर्नमेंट में ही फ्रिंज एलिमेंट बैठे हैं सारे। सुरेश चौहान के को विकास कांगड़ा जी ये खड़े हैं, इन्होंने उनके खिलाफ FIR कराई है देशद्रोह की और आतंकवाद की। तो ये है असली बात। सुरेश चौहान के को कौन सपोर्ट कर रहा है? मोदी जी और अमित शाह जी तो कर रहे हैं, वरना क्या वो भारत के संविधान के खिलाफ जाके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात इस तरीके से खुलेआम कह पाएंगे? तो ये है असलियत। फ्रिंज एलिमेंट तो ये पूरी जो भारतीय जनता पार्टी और RSS है, ये फ्रिंज एलिमेंट है। जो अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, वो मेन स्ट्रीम है। इसको आपको समझना चाहिए। तो सारे के सारे फ्रिंज एलिमेंट हैं। पूरे 9 महीने बाद सुरेश चौहान के ऊपर FIR दर्ज हो पाई है। मैं डटा रहा, बिना डरे, और अब तक SC/ST एक्ट लगने के बावजूद भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। जिस तरह बिल्किस बानो को मतलब जो बलात्कार करके उसको रिहा किया 15 तारीख को, उसमें आप क्या कहना है? बिल्किस बानो के विषय में जो हुआ है, मैं समझता हूं इस देश के संविधान का, इस देश में न्याय तंत्र का बहुत ही भद्दा मजाक उड़ाया गया। जिस 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसकी 3 साल की बच्ची को पटक कर मार दिया गया, उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की गई।
ऐसे लोगों को उस दिन छोड़ा जाना जिस दिन प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात लाल किले से कर रहे हैं, और उन्हीं अजीब भावुक तो नौटंकी करने में एक नंबर है भाई, तो कोई इसमें कोई नई बात है क्या? हाँ, मतलब ड्रामा सा कर देना और उनको चुप हो जाना, उनको आंसू आ रहे हैं कि बोला नहीं जा रहा। अरे नौटंकी उसकी 8 साल से देख रहे हो यार, हम सब समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ आप लाल किले से 15 अगस्त को महिलाओं के सम्मान की बात करें और तुम्हारे ही गृह राज्य में तुम्हारी ही पार्टी ऐसे जघन्य अपराध के अपराधियों को छोड़ रही है। और अगर ये है तो मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि जो सिख समाज के जो लोग बंदी हैं 27 साल से, 25 साल से, 32 साल से, उन्हें क्यों नहीं रिहा किया जाता? सिख समाज के जो बंदी हैं, जिसके विषय में अभी 31 दिन तक आंदोलन चला गुरुद्वारा बंगला साहिब में, आप देखिए उनमें बड़ी, आप देखिए अभी तो उनका केस भी पूरा नहीं हुआ। भाई साहब महमूद पराचा जी जो हैं उसमें एक मुख्य साथी हैं जिनको 1995 में जगतार सिंह हवारा साहब, अभी तो उनका केस ही चल रहा। यानी जिनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हो गई, उन ऐसे जघन्य अपराधियों को छोड़ दिया, और जिनका केस भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है वो साथी, एक व्यक्ति उसमें 1990 से बंद है, कितने हो गए? 32 साल। 7 व्यक्ति उसमें 1995 से बंद है, कितने हो गए? 27 साल। और एक व्यक्ति 1997 में से बंद है, यानी 25 साल। इतने समय से बंद है। और इसके अलावा ऐसे कितने ही लोग हैं जो उन अपराधों में अभी जेल में हैं, जिन अपराधों में उनकी जो सजा होती है उससे ज्यादा काट चुके, जेल में पड़े अभी। सो क्या उसको नहीं ध्यान में रखना चाहिए था? पर ये मोदी का राज है, नौटंकी करने के अलावा और झूठ बोलने के अलावा, लोगों को धोखा देने के अलावा, गुमराह करने के अलावा दूसरा कोई उनके पास में काम नहीं है। सर संस्कारी कहा जा रहा है, संस्कारी ब्राह्मण थे इसलिए उनके स्वभाव बड़े अच्छे थे जेल में। और सर भारत तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? तुम्हें क्या कहना चाहिए? यानी जो व्यक्ति 5 महीने की गर्भवती के साथ में सामूहिक बलात्कार में शामिल है, वो लोग संस्कारी हैं? अगर सही मायने में आदमी कानून को ध्यान में न रखे और अगर अपना आपा खो दे तो सड़क पे खींच के चीर के मार दे, खत्म कर देगा उन्हें। ये इस सजा के हकदार हैं। और केवल उन्होंने बलात्कार ही नहीं किया, सामूहिक बलात्कार, बल्कि उन्होंने उस परिवार के 13 लोगों की हत्या की। इनको संस्कारी कह रहे हो? और जिन संस्कारों की बातें अगर वो संस्कार पूरे गिनाओ तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के हिसाब से ही जितने संस्कार हैं अगर गिना दिए या सारे सब बता दिए तो पता लग गया कि कौन कहां खड़ा है। ये चीजें हमें मत बताओ, हमने सब सारी। किसी के इशारे पे छोड़ेंगे? अरे इशारा किसका हो सकता है? सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काहेगा? जब लाल किले से जो सब कुछ संभालने वाले करने वाले हैं तो किसने छोड़ा होगा? किस वजह से? भारत जोड़ो यात्रा निकाले एक बढ़िया बात है भाई, दुआ करो ना भारत जुड़ जावे। और इससे भी ज्यादा मैं तो ये कहूंगा दुआ ये करो कि जुड़े ना जुड़े जैसी भी स्थिति में पर खड़ा जरूर हो जाए इकट्ठा होके, ताकि बीजेपी का सुपड़ा साहब 2024 में किया जा सके। क्या लगता है राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे? तो राहुल जी से पूछ यार, मेरे से काहे को पूछ रहा? जिसका अगर 272 MP राहुल जी के पास में होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो कोई भी उन्हें प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।